जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका अकाउंट्स का पेपर कैसा गया कमेंट बॉक्स में बच्चों ज़रूर बताना। एंड अब आपका लॉ का पेपर है। अब लॉ के पेपर में अगर आप अपने 20 से 30 मार्क्स इंस्टेंटली बढ़ाना चाहते हो तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे। लॉ में आपको ना एक चीज़ होती है सेक्शंस। अब यूजुअली क्या बोलते हैं हम कि सेक्शंस याद करना मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप सेक्शन याद कर लो, एग्जाम में उन्हें कोट कर दो तो आपका आंसर थोड़ा स्टैंड आउट करता है। स्टैंड आउट करता है मतलब एग्जामिनर को अच्छा लगता है, और ये जिस बच्चे को सेक्शन पता है उसे तो कितना अच्छे से कॉन्सेप्ट पता होंगे। भाई लॉ इतना वाइड है, अपने आप में कॉन्सेप्ट समझना एक बहुत बड़ी बात है। जिसने सेक्शंस याद कर लिया उसको तो पता नहीं कितनी नॉलेज होगी। तो सेक्शंस आप मेंशन करते हो तो एक अलग ही इंप्रेशन आता है और ऑटोमेटिकली एग्जामिनर के द्वारा एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे दिए जाते हैं। तो आप देखते हो कि 20 से 30 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आते हैं बाकी लोगों से। तो आज हम सेक्शंस रिवाइज करेंगे, सारे सेक्शंस करने वाले हैं। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, कंपनीज, नेगोशिएबल, सबके। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे और कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एंड फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट ऑफ सेक्शंस से। सबसे पहली बात, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा वेटेज का है, तो पहले हम इसी के सेक्शंस फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है आपका सेक्शन 2 क्लॉज है, प्रपोजल। ऑफर की डेफिनेशन देता है और कहता है कि when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain the assent of that other person to such an act or abstinence, the proposal is said to be made। ये सारे आपके प्रपोजल की डेफिनेशन है। सेक्शन 2 क्लॉज भी आपकी प्रॉमिस और एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन देता है। जिसको ऑफर दिया जाता है अगर वो अपनी असेंट कम्युनिकेट कर दे, सिग्निफाई कर दे तो एक्सेप्टेंस कहलाता है, और एक्सेप्टेंस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो प्रॉमिस बन जाता है, राइट। सेक्शन 2 क्लॉज सी प्रॉमिसर और प्रॉमिसी की डेफिनेशन देता है। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी, प्रॉमिसर कौन होता है? जो ऑफर करता है, जो प्रॉमिस करता है प्रॉमिसर, और जिसको ऑफर किया जाता है, जिसको प्रॉमिस किया जाता है वो प्रॉमिसी। सेक्शन 2 क्लॉज जी कंसिडरेशन की डेफिनेशन देता है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर की मर्जी से प्रॉमिस या किसी भी पर्सन ने हैज डन और अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, डज और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, प्रॉमिसेस टू डू और अब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, इसको हम कंसिडरेशन बोलते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज की अग्रीमेंट की डेफिनेशन देता है। याद कैसे करना है? ई और 2 ई आ रहे हैं इसमें। अग्रीमेंट की डेफिनेशन देता है। सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, अग्रीमेंट होता है। सेक्शन 2 क्लॉज एफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में बताता है। प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस, मैंने भी आपको प्रॉमिस किया, आपने भी मुझे प्रॉमिस किया, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं वो। प्रॉमिस के बदले में प्रॉमिस, ये सेक्शन 2 क्लॉज एफ हमें बताता है। सेक्शन 2 क्लॉज जी वॉइड की डेफिनेशन देता है। बेसिकली आपको ये वॉइड अग्रीमेंट के बारे में बताता है। एग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं वो वॉइड अग्रीमेंट होते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज एच आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज जे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच ceases टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन ceases टू बी एनफोर्सिएबल। कॉन्ट्रैक्ट जो अब एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है वो वॉइड कहलाता है, पहले तो था अब नहीं है, ठीक है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज जे में। सेक्शन 2 क्लॉज आई वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। कॉन्ट्रैक्ट विच इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। जो एक के ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है, एबल टू गेट वॉइड होता है, वो वॉइडेबल होता है। जैसे फ्री कंसेंट अगर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होता है। सेक्शन 4 आपको कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है कि ऑफर कब कम्युनिकेट माना जाता है, जब ऑफर री की नॉलेज में चला जाता है। एज पर आईसीआई जब ऑफर री उसे रीड कर लेता है। और एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट माना जाता है? ऑफरर के लिए कंप्लीट माना जाता है जब ऑफरी लेटर पोस्ट कर देता है, ऑफरी यानी कि एक्सेप्टर लेटर पोस्ट कर देता है। एक्सेप्टर के लिए कंप्लीट माना जाता है जब ऑफरर को लेटर मिल जाता है। तो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। सेक्शन 5 आपका रेवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। आप ऑफर कब रिवोक कर सकते हो, एक्सेप्टेंस कब रिवोक कर सकते हो? तो ऑफर रिवोक किया जा सकता है ऑफर री के एक्सेप्टर के एक्सेप्टेंस भेजने से पहले और एक्सेप्टेंस रिवोक किया जा सकता है एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाएगा ऑफरर को उसके पहले। तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बात कर रहा है। मतलब सेक्शन 5 आपको बेसिकली बताता है कि क्या ऑफर और एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकते हैं। सेक्शन 6 आपको रेवोकेशन ऑफ ऑफर के बारे में बताता है। सेक्शन 6 आपको बताता है डिफरेंट मोड्स ऑफ रेवोकेशन, कैसे कैसे आप रेवोकेशन कर सकते हो, कैसे कैसे ऑफर लैप्स हो सकता है, ऑफरर की डेथ से ऑफर लैप्स हो सकता है, टाइम पे आपने नहीं बताया एक्सेप्टेंस तो ऑफर लैप्स हो सकता है, एंड सो ऑन। सारे रीजंस थे ना आपके लैप्स ऑफ ऑफर के, वो सारे आपके सेक्शन 6 में आते हैं। सेक्शन 7 कहता है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए।
सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। एक्सेप्टेंस आप इम्प्लाइड भी दे सकते हो, अपने बिहेवियर से भी एक्सेप्टेंस दे सकते हो, जरूरी नहीं है हमेशा शब्दों के इस्तेमाल से ही एक्सेप्टेंस दो। 9th आपको बताता है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स से हुए हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट जो वर्ड्स के अलावा एक्शन से हुए हैं, दैट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। आपने बस बोर्ड करी, वो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपने रेस्टोरेंट में जाके सेल्फ सर्विस सिस्टम से खुद खाना लेके खाया या खुद चाय लेके पी, वो आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, आपने किसी से बात नहीं की फिर भी आप लोग कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 9, आपको बताता है व्हाट अग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, कौन से अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। सेक्शन 10 आपको बताता है हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो कौन कौन कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो माइनर नहीं होते हैं, जो अनसाउंड माइंड के नहीं होते हैं और जो डिस्क्वालीफाइड नहीं होते हैं, वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर साउंड माइंड की डेफिनेशन आपको बताई है, व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। साउंड माइंड का पर्सन कौन होता है, वो पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझ सकता है, जो कि जान सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मुझ पे क्या इंपैक्ट होगा, वो साउंड माइंड का पर्सन कहलाता है। सेक्शन 12 में ये लिखा है। सेक्शन 13 में कंसेंट की डेफिनेशन लिखी है। कंसेंट का मतलब मीटिंग ऑफ माइंड, जब दो पार्टीज एक दूसरे की बात को सेम सेंस में समझते हैं, इसे हम कंसेंट कहते हैं। तो कंसेंट की डेफिनेशन आपको सेक्शन 13 में दी है, कंसेंसस एड आइटम वाली। फ्री कंसेंट की डेफिनेशन, फ्री कंसेंट क्या होता है, कंसेंट फ्री जब माना जाता है जब उसमें कोवर्जन, फ्रॉड, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक नहीं होता। ये बात सेक्शन 14 में बोली है। फिर कोवर्जन क्या होता है, सेक्शन 15 में बताया है। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, सेक्शन 16 में बताया है। फ्रॉड क्या होता है, सेक्शन 17 में बताया है। मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में बताया है। और इनके कॉन्सिक्वेंसेस सबके सेक्शन 19 में बताए हैं, राइट। फिर आ जाता है 20th सेक्शन। 20 सेक्शन आपको बताता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में। बाइलेटरल मतलब अगर दोनों पार्टी ने मिस्टेक को फैक्ट किया है तो जो आपका अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाता है। ये बात आपको सेक्शन 20 में लिखी है। मिस्टेक ऑफ लॉ के बारे में सेक्शन 21 में लिखा है। इंडियन लॉ की मिस्टेक है तो वो तो अवॉइडेबल नहीं है, पर अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक हुई है तो यू कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात सेक्शन 21 में लिखी है। सेक्शन 22 यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में बात कर रहा है कि अगर एक पार्टी ने फैक्ट की मिस्टेक करी है तो अग्रीमेंट वैलिड रहता है, वो वॉइड नहीं होता। सेक्शन 23 अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल पर्पस के बारे में बात करता है कि कब हम कहेंगे कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग विद एनिमी और फॉरबिडन बाय लॉ, फ्रॉडुलेंट, ये सारे आपके पॉइंट्स है ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी वगैरह, ये सारे पॉइंट आपके अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन में आते हैं सेक्शन 23 में। सेक्शन 24 कहता है अग्रीमेंट वॉइड होगा, कंसिडरेशन अनलॉफुल है पार्ट में। तो अगर थोड़ा कंसिडरेशन अनलॉफुल है और अगर आप उन्हें डिवाइड नहीं कर सकते हो कि अनलॉफुल कितना है, लॉफुल कितना है, तो पूरा अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। ये बात सेक्शन 24 बताता है। सेक्शन 25 बताता है एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पर उसके एक्सेप्शन 25 सेक्शन आपको बताता है, ठीक है, कि कब कंसिडरेशन के बिना भी अग्रीमेंट वैलिड होगा। तो आपके जो पॉइंट है, एग्रीमेंट टू कॉम्पनसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, एग्रीमेंट मेड ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, एजेंसी, बेलमेंट, ये सारे पॉइंट्स आपके एक्सेप्शंस टू नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के सारे पॉइंट आपके सेक्शन 25 में फॉल करते हैं। फिर आ जाता है सेक्शन 26 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। शादी से रिलेटेड अग्रीमेंट जो भी आपने किया है कि इससे शादी मत करो पैसा दूंगा, उससे शादी करो पैसा दूंगा, ये वॉइड होते हैं एक्सेप्ट फॉर माइनर। ये आपको सेक्शन 26 में बोला है। सेक्शन 27 आपने सुना भी होगा, ये बोलता है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के बारे में कि आप किसी भी पर्सन को लॉफुल ट्रेड करने से नहीं रोक सकते। अगर अग्रीमेंट करते हो तो वॉइड होते हैं और उसके एक्सेप्शंस क्या क्या होते हैं ये भी आपके सेक्शन 27 में लिखा है। सेक्शन 28 अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, किसी को आप अपने लीगल राइट एक्सरसाइज करने से रोकते हो, कोर्ट में जाने से रोकते हो, ऐसा अग्रीमेंट भी वॉइड होता है, सेक्शन 28 में लिखा है। सेक्शन 29 अग्रीमेंट वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी, अगर अग्रीमेंट अनसर्टेन है, पता ही नहीं लग पा रहा है कि अग्रीमेंट किस चीज के बारे में है, तो ऐसे अग्रीमेंट वॉइड होते हैं। आपने शॉप पे कहा कि मुझे बिस्किट दे दो, कौन सा बिस्किट, कितना बड़ा पैकेट, छोटा पैकेट, कौन सी क्वालिटी, कौन सा फ्लेवर, आपने कुछ बताया ही नहीं, तो अग्रीमेंट इज वॉइड फॉर अनसर्टेनिटी। 30th बताता है अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर इज वॉइड, वेजरिंग अग्रीमेंट के बारे में बेसिकली बताता है। सेक्शन 31 आपको कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन देता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है कि परफॉर्म होगा कि नहीं होगा ऑन अ कोलैटरल इवेंट, दैट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 32 एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट। अब ये 32 से लेके आपके सारे आगे के जो सेक्शंस है थोड़े से, वो आपके कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ही बारे में बात करते हैं। 31 से लेके आपके 36 तक सारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ही सेक्शंस है। सेक्शन 32 कहता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट है ऑन इवेंट हैपनिंग, तो इवेंट अगर हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, इवेंट अगर इम्पॉसिबल हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, वॉइड हो जाएगा।
33 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट ऑन इवेंट नॉन हैपनिंग, किसी नॉन हैपनिंग पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, तो अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो गया तभी हमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। 34 कहता है एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट अपॉन थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी के एक्ट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करता है, थर्ड पार्टी ने ऐसा एक्ट कर दिया कि काम अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाएगा, तो इम्पॉसिबल हो गया, तो हमारा जो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड हो जाएगा। 35 कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है जो अगर कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है किसी इवेंट पे, जो इवेंट होगा फिक्स्ड टाइम में, तो अगर फिक्स टाइम निकल जाए और इवेंट होना इम्पॉसिबल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, ठीक है, अगर इम्पॉसिबल हो जाए तो। और कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड ही कर रहा है किसी इम्पॉसिबल इवेंट पे, कोलेटरल इवेंट इम्पॉसिबल है, तो कंटिंजेंट जो अग्रीमेंट है वो कंप्लीटली स्टार्टिंग से ही वॉइड है, राइट। आ जाओ नेक्स्ट है ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, हर पार्टी की जिम्मेदारी होती है अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे, अपनी अटेम्प्ट परफॉर्मेंस करने की कोशिश करे, एक्चुअल परफॉर्मेंस करे या अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस करे, उसके बारे में सेक्शन 37 है। सेक्शन 38 बात करता है इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अगर सामने वाला काम करने का ऑफर कर रहा है पर आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो इसका क्या इफेक्ट रहता है, इसका इफेक्ट ये रहता है कि सामने वाली पार्टी डिस्चार्ज हो जाता है, अब उसे बार बार काम करने की जरूरत नहीं है, वो तो काम करना चाह रहा था ना, आपने ही नहीं करने दिया, राइट, तो ये लिखा है सेक्शन 38 में। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 39 इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू परफॉर्म प्रॉमिस, अगर एक पार्टी अपना काम नहीं करती है तो क्या इम्पैक्ट होता है, सामने वाली पार्टी के पास राइट होता है, वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है और आपसे डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, पर अगर पार्टी कंटिन्यू करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट तो फिर वो कैंसिल नहीं कर पाएगी कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। 40 है कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, हमने देखा था कि प्रॉमिसर परफॉर्म कर सकता है, एजेंट परफॉर्म कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म कर सकता है और कोई थर्ड पर्सन भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ पे आपका जॉइंट प्रॉमिसर का भी केस आया था कि जॉइंट प्रॉमिसर्स में से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है। जॉइंट प्रॉमिसर से रिलेटेड ही आपका सेक्शन 42 है जो कहता है डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज के बारे में, कि अगर दो या दो से ज़्यादा लोगों ने इकट्ठा प्रॉमिस किया तो जॉइंट प्रॉमिसर होते हैं, अगर किसी एक की डेथ हो गई तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव बाकियों के साथ मिलकर अपनी लायबिलिटी पूरी करेगा, दो की डेथ हो गई तो दोनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलकर अपनी अपनी लायबिलिटी पूरी करेंगे, राइट। डेवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 41 बात करता है इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, क्योंकि हमने बात करा था थर्ड पार्टी भी परफॉर्म कर सकती है, तो अगर आप थर्ड पार्टी से परफॉर्मेंस ले लेते हो तो वही परफॉर्मेंस आप प्रॉमिसर से दोबारा नहीं मांग सकते, ये सेक्शन 41 कहता है। सेक्शन 43 कहता है एनी वन ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर मे बी कंपेल्ड टू परफॉर्म, किसी भी जॉइंट प्रॉमिसर से कह सकते हो आप पूरा काम करो, सेक्शन 43 कहता है। सेक्शन 44 कहता है अगर आप किसी जॉइंट प्रॉमिसर को फ्री कर देते हो तो उसकी लायबिलिटी नहीं रहती है टुवर्ड्स थर्ड पार्टी, पर आपस में एक दूसरे के लिए उनकी लायबिलिटीज रहती हैं। सिमिलरली सेक्शन 46 जॉइंट प्रॉमिसी के बारे में बताता है, ये बच्चे इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, आप ध्यान दोगे। जॉइंट प्रॉमिसर्स में लायबिलिटी होती है, जॉइंट प्रॉमिसीज में राइट होते हैं, सेम ही होते हैं दोनों। सेक्शन 46 आपको बताता है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, जहाँ पे कोई एप्लीकेशन नहीं करनी है और कोई टाइम भी आपने स्पेसिफाई नहीं किया, तो अगर मैंने कोई काम करने का आपको वादा किया, आपको मेरे को बोलना नहीं है कि मैम काम करो और ना ही आपने टाइम बताया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि रीजनेबल टाइम में और वर्किंग आवर में ही मैं काम करूँ, ये सेक्शन 46 बोलता है। सेक्शन 47 टाइम और प्लेस क्या रहेगा परफॉर्मेंस का, अगर टाइम स्पेसिफाइड है पर एप्लीकेशन नहीं करनी तो इट इज डीम्ड कि आप रीजनेबल वर्किंग आवर में ही जाके काम करके आओगे। सेक्शन 48 एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे टू बी एट प्रॉपर टाइम और प्लेस, टाइम प्लेस सब कुछ बताया है, तो आपको उसी टाइम पे ही परफॉर्मेंस करनी है, उसी जगह पे उसी प्लेस पे ही सब कुछ आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है, सेक्शन 48। सेक्शन 49 कहता है परफॉर्मेंस की प्लेस क्या रहेगी, आपने अगर कोई प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस फिक्स नहीं किया है तो प्रॉमिसर की ड्यूटी है पूछना कि कहाँ पे आऊँ काम करने के लिए, राइट। सेक्शन नंबर 50 परफॉर्मेंस इन मैनर और एट द टाइम प्रिस्क्राइब्ड और सैंक्शन बाय द प्रॉमिसी, तो मैनर तरीका टाइम सब सैंक्शन किया है तो उसी टाइम पे जाके आपको अपना काम करना होगा। सेक्शन 51 प्रॉमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म अनलेस रेसिप्रोकल प्रॉमिस इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म, अगर जो सामने वाला प्रॉमिस अगर रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, सपोज ए ने भी बी को प्रॉमिस किया है कि वो 1000 रुपये देगा, बी ने प्रॉमिस किया है कि वो वॉच डिलीवर करेगा, तो जब तक सामने वाली पार्टी रेडी नहीं है तो प्रॉमिसर को भी, अगर बी रेडी नहीं है तो ए को भी काम नहीं करना है और ए रेडी नहीं है काम करने के लिए तो बी को भी काम करने की जरूरत नहीं होती। यह है रेसिप्रोकल प्रॉमिस का केस। 52 कहता है कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या ऑर्डर रहेगा, अगर आपने कोई ऑर्डर तय नहीं किया है तो ऑर्डर तय किया है तो उसी हिसाब से चलेंगे, ऑर्डर तय नहीं किया तो जैसा मार्केट में चलता है वैसा आप चलाओगे, ठीक है। तो बेसिकली रेसिप्रोकल प्रॉमिस का ऑर्डर क्या रहेगा, कौन पहले काम को करेगा, ये बात बताता है सेक्शन नंबर 52। क्लियर, चलो।
मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, सेक्शन नंबर 53, लायबिलिटी ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। आपके रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, ए ने भी प्रॉमिस किया है, बी ने भी प्रॉमिस किया है। बात ये हुई है पहले ए अपना वादा निभाएगा तब बी अपना काम करेगा, और बी जानबूझ के ए को काम करने नहीं दे रहा है, तो क्या रूल लगेगा, तो ए को अपना काम करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ए बी से डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है, सेक्शन 53 ये बोलता है, राइट। सेक्शन 54 कहता है इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट एज टू प्रॉमिस विच शुड बी परफॉर्म्ड इन अ कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्टिंग ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों पार्टीज में से अगर एक पार्टी अपना काम नहीं कर रही है तो दूसरी पार्टी का भी काम करने की जरूरत नहीं है, ये सेक्शन 54 बोलता है। सेक्शन 55 बोलता है, सेक्शन 54 में ना एक्चुअली ना अब कॉम्पनसेशन भी ले सकते हो अगर सामने वाली पार्टी डिफॉल्ट करती है, तो वो तो पता ही है ना आपको, वो तो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना ही हो गया। मैं आपको ना सेक्शंस का ओवरव्यू दे रही हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैम रिवाइज करा रही हूँ और पूरा सेक्शन यही है, ठीक है। सेक्शंस की बारीकियां हैं, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ कि सेक्शन में लिखा क्या था, राइट। सेक्शन 55 बात करता है इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल। तो इफेक्ट ऑफ फेलियर टू परफॉर्म एट फिक्स टाइम इन कॉन्ट्रैक्ट इन विच टाइम इज एसेंशियल, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में टाइम जरूरी है और अगर टाइम पे काम नहीं होता है तो क्या इफेक्ट रहेगा। अगर टाइम पे काम नहीं होता है और टाइम जरूरी था तो जो अग्रीव पार्टी है, जो दुखियारी पार्टी है, वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकती है, डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, राइट। सेक्शन 56 इंपॉर्टेंट, अग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट। इम्पॉसिबल एक्ट करने का अग्रीमेंट है, कंप्लीटली वॉइड है। इम्पॉसिबल चाहे स्टार्टिंग से है, जब बाद में हुआ है, वट एवर, वॉइड है तो वॉइड है। सेक्शन 57 रेसिप्रोकल प्रॉमिस है, जहाँ पे लीगल थिंग और इलीगल थिंग दोनों काम करने का हमने प्रॉमिस किया, तो लीगल वाला तो वैलिड है और इलीगल वाला वॉइड है। सेक्शन 58 अल्टरनेटिव प्रॉमिस, वन ब्रांच विल बीइंग इलीगल। हमने दो प्रॉमिसेस करे हैं, या तो ये या तो ये, या तो मैं राइस डिलीवर करूंगा या ओपीएम, तो राइस वाला वैलिड है, ओपीएम वाला वॉइड है। तो सिर्फ 57 और 58, 57 में दोनों आपने करे हैं, राइस भी और ओपीएम भी, तो राइस वाला वैलिड, ओपीएम वाला वॉइड। इसमें अल्टरनेटिव है, या तो राइस या ओपीएम, तो आप राइस ही डिलीवर कर सकते हो, ओपीएम नहीं कर सकते, राइट। चलो सेक्शन 59 एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेट इज डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड। अब एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट वाला था ना आपका, कि अगर डेटर ने पेमेंट करी है और क्रेडिटर के पास, मतलब डेटर को क्रेडिटर को बहुत सारे ट्रांजैक्शन का पेमेंट करना है और डेटर पेमेंट करता है और वो मतलब उसने कम पेमेंट करी है, तो एप्रोप्रिएशन के रूल लगते हैं। तो अगर डेटर ने रूल बताए हैं तो उसी हिसाब से एप्रोप्रिएट होगा, ये बात आएगी आपकी सेक्शन 59 में। सेक्शन 60 कहता है कि अगर डेटर अपना इंडिकेशन नहीं देता है कि मैं कौन से डेट की पेमेंट कर रहा हूं तो कैसे अप्रोप्रिएट होगा, तो क्रेडिटर की मर्जी होती है, ये लिखा सेक्शन 60 में। सेक्शन 61 कहता है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट, जहां पे दोनों ही पार्टी कुछ नहीं कह रही हैं, तो इन प्रपोर्शन ऑफ इन सीक्वेंस ऑफ टाइम आप अरेंज करते हो, जो पहले डेट है उस पर पहले आप पैसा एडजस्ट करते हो, अप्रोप्रिएट करते हो, लिखा है सेक्शन 61 में। सेक्शन 62 नोवेशन, रेसिशन, ऑल्ट्रेशन, इसके बारे में बताता है, जहां पे पार्टीज म्यूचुअली डिस्चार्ज हो जाती हैं। सेक्शन 63 आपको बात करता है कि प्रॉमिसी चाहे तो वो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस को माफ भी कर सकता है, जितना वो माफ करेगा उतने के लिए पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएंगी, ये वाली बात। सेक्शन 64 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेसिशन ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिन पे पार्टी को कुछ भी मिला होता है वो रिटर्न करना होता है, ये सारी बातें लिखी हैं सेक्शन 64 में। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 65। सेक्शन 65 बात करता है अबाउट ऑब्लिगेशन ऑफ द पर्सन हु हैज रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइड हो गया है। तो अभी वॉइड एग्रीमेंट या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया और किसी पर्सन को कोई एडवांटेज मिला है तो एडवांटेज रिफंड करना होता है, रिटर्न करना होता है, ये बात सेक्शन 65 में लिखी है। तो 64 में वॉइडेबल के बारे में लिखा है, 65 में वॉइड के बारे में लिखा है, राइट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 68 क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाई टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट वाले सेक्शन स्टार्ट हो गए। नेसेसरी सप्लाई करी अगर आपने किसी इनकेपेबल पर्सन को तो उसकी लायबिलिटी है, जितना उसके पास प्रॉपर्टी है उतना उससे पैसा पे करना पड़ेगा। सेक्शन 69 अगर कोई और पर्सन पे कर देता है, लायबिलिटी किसी और की है और जो पर्सन पे कर रहा है वो इंटरेस्टेड है, तो जिसने पेमेंट करी है वो दूसरे पर्सन से पैसा रिकवर कर सकता है, सेक्शन 69। सेक्शन 70 कहता है ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन एंजॉइंग बेनिफिट ऑफ नॉन ग्रेटिशियस एक्ट। नॉन ग्रेटिशियस मतलब नॉट फॉर फ्री, तो कोई काम अगर फ्री में नहीं किया गया, मतलब कोई काम किया गया है लेकिन काम करने वाले की इंटेंशन थी कि वो फ्री में नहीं कर रहा है, तो वो सामने वाले पर्सन से पैसा रिकवर कर सकता है, सेक्शन 70 में लिखा है। सेक्शन 71 कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स।
अगर किसी पर्सन को गुड्स मिलते हैं, वो फाइंडर बनता है गुड्स का, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, वो खुद यूज नहीं करेगा, ओनर को ट्रेस करेगा और ओनर आ जाएगा तो गुड्स को वापस कर देगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स की। नेक्स्ट आपका सेक्शन 72, लायबिलिटी ऑफ पर्सन टू हुम मनी इज पेड और थिंग और डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और कोवर्जन। ये सारे आपके आप देख रहे हो ना कॉजी के ही हैं। सेक्शन नंबर 68 से लेके सेक्शन नंबर 72 तक सारे आपके कॉजी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शंस हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को कुछ मनी और या कुछ मनी या कोई कुछ चीज गलती से या फिर कोवर्जन के डरा धमका के हमने पे करी है, उसने हमें डराया धमकाया, हमने पे कर दी, तो हम वो रिकवर कर सकते हैं। ये लिखा है सेक्शन 72 में। फिर आ जाते हैं आपके इंडेमनिटी वाले कॉन्ट्रैक्ट, इंडेमनिटी और गारंटी। तो यूनिट नंबर 1 से लेकर 6 तक हमारे यहाँ पे कवर हो गए। उसके बाद है यूनिट नंबर 7, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सेक्शन 124 इंडेमनिटी की डेफिनेशन देता है कि जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए प्रॉमिस करता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। सेक्शन 125 इंडेमनिटी होल्डर के क्या क्या राइट्स होते हैं, सारे एक्सपेंसेस, सारे कोर्ट के खर्चे, सब कुछ रिकवर कर सकता है, ये लिखा है। सेक्शन 126 गारंटी के बारे में बात करता है, श्योरिटी की डेफिनेशन, डेटर की डेफिनेशन, क्रेडिटर की डेफिनेशन। श्योरिटी वो होता है जो गारंटी देता है, क्रेडिटर डेटर वो होता है जिसकी लायबिलिटी होती है, जिसे काम करना होता है या पैसे पे करना होता है। क्रेडिटर वो होता है जिसको गारंटी दी जाती है, राइट। वन 127 गारंटी के लिए कंसिडरेशन के क्या रहेगा इसके बारे में बात करी गई है। तो गारंटी के लिए एज सच कोई जरूरी नहीं कंसिडरेशन दिया जाए। सेक्शन 128 श्योरिटी की क्या लायबिलिटी रहेगी उसके बारे में बात हमने करी है। सेक्शन 129 कॉन्टिन्यूइंग गारंटी के बारे में बात करी है। सेक्शन 128 में श्योरिटी की लायबिलिटी में हमने बात करी कि श्योरिटी की लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर जैसी ही होती है, ठीक है। इतना ही हमने उसको ही डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है। सेक्शन 129 कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होता है, तो जब गारंटी फॉर अ सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन दी जाती है तो वो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी होता है, सेक्शन 129। सेक्शन 130 बात कर रहा है अगर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाए तो जिस दिन रिवोक होगी उसके बाद के एक्ट के लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा पर उसके पहले के एक्ट के लिए लायबल होगा। सेक्शन 131 रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटीज डेथ। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाए तो ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूइंग गारंटी कैंसिल हो जाती है। उसके पहले के कामों के लिए श्योरिटी का पर्सनल जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल होगा टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जितनी श्योरिटी से लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिली है, और उसके बाद के कामों के लिए लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है 132, ये इंपॉर्टेंट है, लायबिलिटी ऑफ टू पर्सन प्राइमरी लायबल नॉट अफेक्टेड बाय द अरेंजमेंट बिटवीन देम दैट वन शैल बी श्योरिटी इन अदर्स डिफॉल्ट, ठीक है, अदर्स लिख लेंगे इसको। अगर दो श्योरिटी है, दोनों ने अग्रीमेंट करा है कि तेरा डिफॉल्ट होगा तो ही मैं पे करूंगा या मेरा डिफॉल्ट होगा तो ही तू पे करना, तो इस अग्रीमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्रेडिटर दोनों में से किसी पे भी एक्शन ले सकता है। यह है सेक्शन 132। सेक्शन 133 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर क्रेडिटर डेटर का कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स चेंज कर देता है तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, ये लिखा है सेक्शन 133 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 134 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय रिलीज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। ऑब्वियसली जब डेटर ही डिस्चार्ज हो जाएगा, डेटर ही फ्री हो जाएगा तो श्योरिटी भी फ्री हो जाएगा, ये लिखा है सेक्शन 134 में। सेक्शन 135 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, जब क्रेडिटर कंपाउंड करता है, मतलब कम में सेटलमेंट कर लेता है, टाइम देता है या फिर अग्री करता है कि प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करेगा, तो ऐसे में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता है, ये बात लिखी है सेक्शन 135 में। सेक्शन 136 जब अग्रीमेंट, टाइम देने का अग्रीमेंट अगर बाहर वाले के साथ किया है, थर्ड पार्टी के साथ, डेटर के साथ नहीं, तो श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 136। सेक्शन 137 क्रेडिटर अगर स्यू नहीं कर रहा है तो इससे श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगा, वो क्रेडिटर की अपनी मर्जी है। सेक्शन 138 एक को श्योरिटी को रिलीज करने से बाकी को श्योरिटी रिलीज नहीं होते हैं। सेक्शन 139 डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। क्रेडिटर ने कोई ऐसा एक्ट किया है जिससे श्योरिटी की रेमेडी इफेक्ट हुई है, जो गुड्स गिरवी रखे हुए थे लोन के बदले में वो गुड्स क्रेडिटर ने घुमा दिए, तो श्योरिटी की रेमेडी इंपैक्ट हुई है तो उतने से श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। सेक्शन 140 राइट्स ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट ऑफ और परफॉर्मेंस। तो अगर श्योरिटी पेमेंट कर देता है, परफॉर्मेंस कर देता है, काम कर देता है डेटर के बदले, तो उसके क्या क्या राइट्स रहेंगे, ये हमने डिस्कस किया है। सेक्शन 140 श्योरिटीज राइट टू बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर सिक्योरिटी। क्रेडिटर्स को जो भी सिक्योरिटी डेटर ने दी थी वो सब का राइट ऑफ श्योरिटी के पास चला जाएगा, ये लिखा है। सेक्शन 142 गारंटी ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन इनवैलिड, बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने मिस रिप्रेजेंटेशन से गारंटी लिया तो वो इनवैलिड होती है।
कुछ बात छुपा के अगर आपने गारंटी लिया तो इनवैलिड होती है, 143 में लिखा है। अगर 144 में क्या लिखा है कि अगर एक श्योरिटी कहता है कि जब तक एक और श्योरिटी नहीं आएगा मेरी कोई गारंटी नहीं है, तो जब तक कोई दूसरा श्योरिटी नहीं आता है तब तक मेन जो पहले वाला श्योरिटी उसकी भी कोई गारंटी नहीं रहती है, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इनवैलिड हो जाता है। 145 इम्प्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई श्योरिटी। अभी देखो, ए ने बी को लोन दिया और सी ने ए को गारंटी दी थी, ठीक है। तो अब ये बाय डिफॉल्ट, वैसे तो बी और सी के बारे में कोई बात नहीं है, बट बाय डिफॉल्ट बी और सी के बीच में इम्प्लाइड प्रॉमिस आ गया कि अब श्योरिटी को अगर बी की तरफ से पेमेंट करनी पड़ गई ए को, तो बी श्योरिटी को कॉम्पनसेट करेगा। यह 145, ठीक है। इम्प्लाइड मतलब जो बाय डिफॉल्ट है, बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज ऑब्वियस कि अगर सी ने बी के बिहाफ पे पे करा ना, बी हैज टू कॉम्पनसेट, ये लिखा है 145 में। सेक्शन 146 को श्योरिटीज लायबल होते हैं इक्वल कंट्रीब्यूशन के लिए। सेक्शन 147 अगर अलग अलग सम्स के लिए उन लोगों ने लायबिलिटी लिया तो क्या रहेगा। सेक्शन 148 से फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यूनिट नंबर 8 स्टार्ट हो जाती है, बेलमेंट एंड प्लेज वाली। तो बेलमेंट क्या होता है, बेलर, बेली की डेफिनेशन ये सब दिया आपको। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट जब एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास गुड्स देता है फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, काम होने के बाद गुड्स या तो वापस आ जाएंगे या डिस्पोज हो जाएंगे, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। जो गुड्स देता है बेलर, जिसको दिए जाते हैं बेली। सेक्शन 149 डिलीवरी टू बी मेड, डिलीवरी टू बेली हाउ मेड, मतलब टाइप्स ऑफ डिलीवरीज के बारे में हमने बात करी है। सेक्शन 150 हमारी बात करता है बेलर की ड्यूटी, अगर कोई गुड्स में फॉल्ट है तो ग्रेटिशियस नॉन ग्रेटिशियस में क्या क्या ड्यूटी रहेगी बेलर की, दोनों के बारे में हमने बात करी है। सेक्शन 151 बात करता है कि बेली की क्या ड्यूटी होती है, बेली को गुड्स का केयर करना होता है। ऐसा नहीं है दूसरे की गुड्स है तो मिस यूज करेगा, राइट। अगर बेली ने केयर नहीं करी और गुड्स को कुछ हो जाता है, बेलर कैन क्लेम कॉम्पनसेशन। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट escholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें escholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। सेक्शन 152 बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस एटसेट्रा ऑफ थिंग्स बेल्ड। कब बेली की कोई लायबिलिटी नहीं होती है लॉस के केस में, ठीक है। अगर लॉस हो जाता है गुड्स का तो कब बेली की लायबिलिटी नहीं होती है, ये हमने बात करी है। सेक्शन 153 टर्मिनेशन ऑफ बेलमेंट बाय बेलीज एक्ट इनकंसिस्टेंट विद द कंडीशन। अगर बेली कोई भी ऐसा एक्ट करता है जो बेलमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन के खिलाफ है, सपोज आपने अपनी दोस्त को कार दी चलाने के लिए, पर वो आगे कार रेंट पे दे देता है किसी और को, तो उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जो कंडीशन से या कॉन्ट्रैक्ट से इनकंसिस्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ है, तो टर्मिनेशन वहीं हो जाएगा, बेलमेंट वहीं के वहीं कैंसिल हो जाएगी। ये लिखा है सेक्शन 153 में। सेक्शन 154 कहता है लायबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। अगर बेली अनऑथराइज तरीके से गुड्स को यूज करता है तो बेली की क्या लायबिलिटी होगी। 155 अगर वो अनऑथराइज तरीके से अपने गुड्स को मिक्स कर ले विद बेलर्स कंसेंट, अगर वो बेलर की कंसेंट से गुड्स को मिक्स कर लेता है बेली अपने गुड्स में, तो क्या प्रोविजन रहेगा। और तो बेसिकली अगर बेलर की कंसेंट से बेली गुड्स को मिक्स करता है तो जो भी आउटपुट निकलेगा उसमें बेलर और बेली का प्रोपोर्शनेट शेयर रहेगा। 156 कहता है कि बेलर की कंसेंट के बिना अगर बेली गुड्स को मिक्स करता है तो क्या होगा। तो अगर मिक्सचर सेपरेट हो सकता है तो सेपरेट करके दो आप, और जो भी खर्चा होगा बेली ही बियर करेगा, और अगर मिक्सचर सेपरेट नहीं होता है तो बेलर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा बेली के द्वारा, ठीक है। सेक्शन 158 कहता है रीपेमेंट बाय बेलर ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस। अगर बेलर के कोई जरूरी खर्चे हुए हैं तो अगर बेली के कोई जरूरी खर्चे हुए हैं तो बेलर को उसका रीपेमेंट देना पड़ेगा। सेक्शन 159 कहता है रिस्टोरेशन ऑफ गुड्स बेल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पस। काम पूरा होने के बाद या जितने टाइम के लिए बेलमेंट किया था तो टाइम पूरा होने के बाद गुड्स को रीस्टोर करना है, मतलब वापस करना है बाय बेली टू बेलर, राइट। बच्चा सेक्शन 58 में ना अगर बेली ने गुड्स को रख रखाव में कोई खर्चा किया है और अगर बेली कोई कॉम्पनसेशन नहीं ले रहा, नॉन ग्रेटिशियस बेलमेंट ग्रेटिशियस बेलमेंट है, तो इन दैट केस बेली
खर्चे का पैसा तो बेलर से वसूल कर सकता है, ये लिखा है। तो ग्रेटिशियस बेलमेंट के केस में अगर बेली को गुड्स के रखरखाव में कोई खर्चा आया है तो वो बेलर से वसूल कर सकता है, ये लिखा है सेक्शन 158 में। सेक्शन 159 मैंने आपको बता दिया कि टाइम पूरा होने या काम पूरा होने के बाद गुड्स को वापस लौटाने की जिम्मेदारी रहती है बेली की। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 160। सेक्शन 160 यही कहता है कि जब गुड्स को रिटर्न करना है, रिटर्न मतलब भिजवाना है वापस टाइम पूरा होने के बाद या काम पूरा होने के बाद बाय बेली। 161 है कि अगर बेली गुड्स को रिटर्न ना करे तो उसकी क्या ड्यूटी रहती है। सेक्शन 161 बोलता है कि अगर बेली गुड्स को रिटर्न ना करे तो क्या ड्यूटी रहती है, तो उसे केयर करना होगा। अगर गुड्स को कुछ भी हो जाता है, गुड्स को रिटर्न ना करने की वजह से अगर गुड्स को कुछ भी हो जाता है तो सारा खर्चा बेली बियर करेगा, ठीक है। सेक्शन 162 टर्मिनेशन ऑफ ग्रेटिशियस बेलमेंट। अगर ग्रेटिशियस बेलमेंट है तो जैसे ही डेथ हो जाती है बेलर की तो ग्रेटिशियस बेलमेंट वहीं के वहीं एंड हो जाती है। डेथ चाहे किसी भी पार्टी की हो, चाहे बेलर की हो चाहे बेली की हो, ग्रेटिशियस बेलमेंट एंड। ग्रेटिशियस मतलब जो बिना कंसिडरेशन के फ्री में बेलमेंट है वो एंड हो जाएगी। सेक्शन 153 द बेलर एंटाइटल्ड टू इंक्रीज प्रॉफिट फ्रॉम द गुड्स बेल्ड। बेलर ने बेली को गुड्स दिए, गुड्स में कुछ इंक्रीज हो गया, जैसे फ्लावर पॉट दिया तो फ्लावर्स आ गए या हैन दिया तो चिकन आ गए, तो वो भी रिटर्न करना होगा, ठीक है। इंक्रीमेंट को बेली खुद नहीं रख सकता, वो भी रिटर्न करना पड़ेगा। सेक्शन 164 कहता है बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। बेलर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सेक्शन 164 बताता है। इसमें बेसिकली बात की है कि अगर बेलर का गुड्स पर राइट ही नहीं था और उसने गुड्स बेल कर दिए हैं बेली के पास और इस वजह से बेली को नुकसान हो गया है, हो सकता है बेलर ने चोरी के गुड्स दे दिए हों या बेलर ने गिरवी रखे गुड्स बेली को दे दिए हों और बेली को कोई नुकसान हो गया, तो बेलर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, राइट। 165 कहता है बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ओनर्स। तो बहुत सारे जॉइंट ओनर्स है तो कोई भी एक जॉइंट ओनर अगर बेलमेंट कर रहा है तो वैलिड है। सेक्शन 166 बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा टू रीडिलीवर टू बेलर विदाउट टाइटल। अगर बेलर के पास गुड्स का ओनरशिप नहीं था और वो गुड्स को बेली के पास बेलमेंट पे रखवा देता है तो बेली खुद रीडिलीवर नहीं करेगा वापस, बेलर खुद लेके जाए, ठीक है। तो बेली की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि गुड्स को वापस भेजे। सेक्शन 167 राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी क्लेमिंग द गुड्स बेल्ड। अगर जो गुड्स बेल्ड हुए हैं उस पर राइट थर्ड पार्टी आ जाती है अपना राइट क्लेम करने के लिए कि ये गुड्स तो मेरे हैं, तो क्या प्रोविजन रहेगा। तो वो जो थर्ड पार्टी है वो कोर्ट में जाके इंजंक्शन ऑर्डर, स्टे ऑर्डर लगवा सकता है गुड्स की बेलमेंट का और कोर्ट से कह सकता है कि आप भी डिसाइड करो कौन ओनर होगा, राइट। नेक्स्ट है सेक्शन 168 राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स स्यू फॉर स्पेसिफिक रिवॉर्ड ऑफर। तो अगर जो फाइंडर है उसको कोई स्पेसिफिक रिवॉर्ड दिया है, हमने अनाउंस किया है, तो वो स्यू कर सकता है रिवॉर्ड मांगने के लिए। नेक्स्ट है हमारा 169 व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल में सेल इट। तो कब फाइंडर ऑफ गुड्स को सेल भी कर सकता है, इसके बारे में हमने बात करी है। सेक्शन 170 बेलीज पर्टिकुलर लीन। तो बेली के पर्टिकुलर लीन के बारे में बात करिए कि जब तक बेली को सारा खर्चा उसका नहीं मिल जाता बेली उन गुड्स पे कब्जा करके रख सकता है। जब बेली को उसकी जो बेलमेंट की फीस है, चार्जेस है, कुछ भी नहीं मिल जाता तो वो गुड्स पे कब्जा करके रख सकता है। सेक्शन 175 जनरल लीन ऑफ बैंकर। जनरल लीन के बारे में बात करता है बेसिकली कि बैंकर, फैक्टर्स, वाफिंगर्स, अटॉर्नीज, पॉलिसी ब्रोकर, इनकी जनरल लीन होती है। सेक्शन 172 प्लेज पॉनर। पॉनी के बारे में बात कर रहा है। प्लेज क्या होता है? अ काइंड ऑफ बेलमेंट जिसमें आप गुड्स को एज अ सिक्योरिटी दूसरे के पास रखवाते हो। पॉनर जो गुड्स को गिरवी रखता है। पॉनी जिसके पास गुड्स को गिरवी रखा जाता है। पॉनी के राइट्स के बारे में बात हुई है सेक्शन 173 में कि पॉनी चाहे तो गुड्स को रिटेन करके रख सकता है, इन सबसे रिलेटेड। सेक्शन 174 में पॉनी नॉट टू रिटेन गुड्स, नॉट टू रिटेन फॉर डेट और प्रॉमिस अदर देन दैट फॉर विच गुड्स प्लेज। बेसिकली पॉनी की जो स्पेसिफिक लीन है उसके बारे में बात करिए कि पॉनी को जनरली स्पेसिफिक लीन का ही राइट होता है। जिन गुड्स के लिए हमने, जिन डेट के लिए हमने गुड्स प्लेज करे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए आप गिरवी रख सकते हो जनरली, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो वो चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 175। सेक्शन 175 बात करता है अबाउट पॉनीज राइट टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस। पॉनी का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा लगा है तो उसके लिए भी वो एक्सपेंसेस क्लेम कर सकता है पॉनर से। पॉनीज राइट वेयर पॉनर मेक डिफॉल्ट। अगर पॉनर ने डिफॉल्ट करा है, पेमेंट नहीं करी है, तो पॉनी के क्या क्या राइट होंगे? डिफॉल्टिंग पॉनर्स राइट टू रिडीम। जो डिफॉल्टिंग पॉनर है जिसने पेमेंट नहीं करी है उसका राइट है रिडीम करने का, मतलब वो चाहे तो पेमेंट करके अपने सारे सिक्योरिटीज छुड़वा सकता है। प्लेज बाय मर्केंटाइल एजेंट। मर्केंटाइल एजेंट भी प्लेज कर सकता है, वैलिड प्लेज मानी जाती है। तो बेसिकली प्लेज बाय नॉन ओनर्स के आपके टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट हो गए।
प्लेज बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अगर किसी पर्सन ने गुड्स सामान लिया था और वो प्लेज कर देता है, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता, अगर तब तक वो प्लेज कर देता है तो प्लेज वैलिड होती है। प्लेज वेयर द पॉनर हैज ओनली लिमिटेड इंटरेस्ट सूट्स बाय बेलर अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। इसमें ये आगे का कट कर देंगे, ये मिस्टेक है। प्लेज बाय पॉनर हैज लिमिटेड इंटरेस्ट, जहाँ पॉनर का लिमिटेड इंटरेस्ट होता है उसके बारे में सेक्शन 179 बताता है। सेक्शन 180 सूट बाय बेलर और बेली अगेंस्ट रॉन्ग डूअर। किसी रॉन्ग डूअर थर्ड पर्सन ने कोई कुछ गलत किया है तो बेलर या बेली की क्या क्या राइट्स होंगे, कौन स्यू करेगा, कैसे स्यू कर सकता है, क्या क्या मांग सकता है, वो लिखा है। 181 में अपॉर्शनमेंट ऑफ रिलीफ और कॉम्पनसेशन ऑब्टेन्ड बाय सच सूट्स। अगर कोई ऊपर वाले जो हमने बात करी है रॉन्ग डूअर पे किसी ने केस किया है, उससे कुछ रिलीफ मिला है, कुछ कॉम्पनसेशन, कुछ पैसा मिला है, तो वो बेलर और बेली में कैसे डिवाइड होगा उसके बारे में बात हुई है। उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यूनिट 9 स्टार्ट हो जाता है। एजेंसी और प्रिंसिपल की डेफिनेशन बताया है। एजेंट कौन होता है, प्रिंसिपल कौन होता है। एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम करता है। 183 एजेंट कौन कौन अपॉइंट कर सकता है, तो वो पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए जो एजेंट को अपॉइंट कर रहा है, और वो अनसाउंड माइंड करे होना चाहिए, वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। हु मे बी एन एजेंट, कौन एजेंट बन सकता है, तो सभी एजेंट बन सकता है, माइनर भी एजेंट बन सकता है। कंसिडरेशन नेसेसरी नहीं होती है एजेंसी के लिए, ये बताया 185 में। 186 में बताया एजेंट अथॉरिटी एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। 188 में बताया कि एजेंट की क्या क्या अथॉरिटी रहेगी, तो एक्सटेंट ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी हमने डिस्कस किया है। तो जो भी एक बिजनेस में ऑर्डिनरी कोर्स में काम होते हैं उन सबकी एजेंट की अथॉरिटी होती है, ये हमने बात करी है। नेक्स्ट है एजेंट अथॉरिटी इन इमरजेंसी। इमरजेंसी की सिचुएशन में एजेंट की क्या अथॉरिटी है, तो इमरजेंसी में अगर एजेंट ने ऑर्डिनरी प्रूडेंस से फर्म को बचाने के लिए, प्रिंसिपल को बचाने के लिए कोई एक्शन लिया, तो उसके लिए भी एजेंट वो भी एजेंट की अथॉरिटी में आता है, माना जाएगा। नेक्स्ट है वन एजेंट कैन नॉट डेलीगेट। कब एजेंट अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है उसके बारे में बात करी है। 191 में सब एजेंट की डेफिनेशन दी है, तो एजेंट अगर एक और पर्सन अपॉइंट करता है अपना काम करने के लिए तो उसे बोलते हैं सब एजेंट। तो सब एजेंट के बारे में यहाँ पे डेफिनेशन दी है 191 में। और उसके बाद है आपका सेक्शन 192। सेक्शन 192 बात करता है, सेक्शन 193 बात करता है अबाउट एजेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सब एजेंट। अगर बिना अथॉरिटी के सब एजेंट अपॉइंट हुआ है तो एजेंट की क्या जिम्मेदारी होगी, बेटा एजेंट लायबल होगा। सब एजेंट या प्रिंसिपल फिर थर्ड पार्टी को लायबल नहीं होगा, राइट। एजेंट फिर प्रिंसिपल को लायबल होगा, एजेंट ही थर्ड पार्टी को लायबल होगा। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल एंड ड्यूली पर्सन ड्यूली अपॉइंटेड बाय एजेंट टू एक्ट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का क्या रिश्ता होता है उसके बारे में हमने बात करी है। 195 में हमने एजेंट की ड्यूटी, मतलब देखो अभी ना जो 194 में हमने बात करी है बेसिकली सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बारे में। अगर बिजनेस करने के लिए एजेंट ने कोई एक और पर्सन अपॉइंट किया है तो वो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट होता है। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए हमने एजेंट से नाम पूछा होता है, तो एजेंट की ड्यूटी होती है कि वो बड़े ही समझदारी से नाम बताए, ठीक है। तो एजेंट की क्या ड्यूटी होती है ऐसे पर्सन का नाम बताने में, ये 195 में बताया है। सेक्शन 196 राइट ऑफ अ पर्सन टू एक्ट डन हैज टू एक्ट डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। इफेक्ट ऑफ अगर किसी पर्सन ने बिना अथॉरिटी के काम किया है तो उसके काम को क्या रेटिफाई किया जा सकता है, रेटिफाई करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, ये बताया गया है। प्रिंसिपल चाहे तो एजेंट के अथॉरिटी से बाहर के काम को रेटिफाई कर सकता है, नहीं कर सकता, वो सब डिस्कस करा है। इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथराइज्ड एक्ट। कोई अनऑथराइज्ड एक्ट है अगर उसे रेटिफाई कर देंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है, ये 199 सेक्शन में बताया है। बेसिकली इसमें बताया है कि आप पूरा का पूरा एक्ट रेटिफाई कर सकते हो, पार्ट एक्ट रेटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमने 200 सेक्शन में बात की है रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज्ड एक्ट कैन नॉट इंजोर थर्ड पर्सन। अगर एजेंट ने कोई ऐसा काम किया है जिससे थर्ड पर्सन को नुकसान हो रहा है, या फिर एजेंट ने काम किया है पर अगर प्रिंसिपल उस काम को अप्रूव कर दे तो किसी थर्ड पर्सन का नुकसान हो जाएगा, तो ऐसे एक्ट को रेटिफाई नहीं किया जा सकता। ये बात बताई है सेक्शन 200 में, राइट। तो यहाँ हो गए हमें 200 तक के सेक्शन। सेक्शन 201 टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। एजेंसी की कैंसिलेशन की बात कर रहा है, कब एजेंसी एंड हो जाएगी। 202 जहां पे एजेंट का इंटरेस्ट होता है सब्जेक्ट मैटर में, तो क्या वहां एजेंसी टर्मिनेट हो सकती है, नहीं हो सकती। इसके बारे में 202 बोलता है। सेक्शन 203 बोलता है कि जब कब प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर सकता है, तो एजेंट की अथॉरिटी यूज करने से पहले रिवोक कर सकता है। अगर एजेंट ने अपनी अथॉरिटी को पार्टली एक्सरसाइज कर लिया है तो जितना एक्सरसाइज कर लिया उतने के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा, ये बताता है 204।
205 बताता है कॉम्पनसेशन फॉर रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल और रेनोंसिएशन बाय एजेंट। अगर प्रिंसिपल रिवोक करता है अथॉरिटी को अपनी, या एजेंट कहता है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, तो क्या कॉम्पनसेशन रहेगा? तो अगर प्रिंसिपल रिवोक करता है विदाउट सफिशिएंट रीजन तो प्रिंसिपल कॉम्पनसेशन देगा, या एजेंट रेनोंसिएशन कर देता है, एजेंट अपना राइट छोड़ देता है, तो एजेंट कॉम्पनसेशन देगा। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ रेवोकेशन और रेनोंसिएशन। तो रेवोकेशन होता है बाय प्रिंसिपल और रेनोंसिएशन होता है बाय एजेंट, तो इसका नोटिस देना रहेगा। ये बात सेक्शन 206 बताता है। 207 कहता है रेवोकेशन और रेनोंसिएशन एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। बाय वर्ड्स आप नोटिस देके भी बोल सकते हो, और बाय हरकतें भी आप शो कर सकते हो कि प्रिंसिपल एजेंट की अथॉरिटी रिवोक कर रहा है या एजेंट अपने राइट्स को रेनोंसिएट कर रहा है। क्लियर? रेनोंसिएट मतलब छोड़ रहा है, अपने राइट को फोरगो कर रहा है। एजेंट एजेंसी छोड़ के जा रहा है बेसिकली, राइट? चलिए नेक्स्ट है आपका सेक्शन नंबर 208। सेक्शन 208 बोलता है कि टर्मिनेशन ऑफ एजेंट की अथॉरिटी कब इफेक्ट होगी? जब एजेंट को बात कम्युनिकेट हो जाएगी, ठीक है, और थर्ड पर्सन को ये बात कम्युनिकेट हो जाएगी तब। नेक्स्ट है एजेंट अथॉरिटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय प्रिंसिपल्स डेथ। अगर प्रिंसिपल की डेथ या इंसानिटी की वजह से एजेंट की अथॉरिटी टर्मिनेट होती है तो क्या रहेगा? ये 209 बताता है। 210 बोलता है टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट अथॉरिटी। तो सब एजेंट की, जब एजेंट की अथॉरिटी खत्म तो सब एजेंट की भी खत्म, इस बारे में 210 बोलता है। 211 बोलता है एजेंट ड्यूटी इन कंडक्टिंग प्रिंसिपल बिजनेस, कि प्रिंसिपल का काम करने में एजेंट को क्या क्या ड्यूटी फॉलो करनी होगी। 214 कहता है एजेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट विद प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी है कि वो हर बात कम्युनिकेट करेगा प्रिंसिपल को, और जहां भी उसे लगता है वो प्रिंसिपल की राय लेगा। ये सब लिखा है आपका 214 में, ठीक है। नेक्स्ट है 215 राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट। एजेंट खुद अपना फायदा उठा लेता है प्रिंसिपल के कंसेंट के बिना, तो प्रिंसिपल का राइट है कि वो रेप्यूडिएट कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट को। 216 प्रिंसिपल राइट टू बेनिफिट गेन्ड बाय एजेंट। अब प्रिंसिपल चाहे तो सारा बेनिफिट क्लेम भी, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है और सारा बेनिफिट क्लेम कर सकता है अगर एजेंट अपने नाम पे काम कर रहा है तो, प्रिंसिपल के ट्रांजेक्शन से खुद फायदा उठा रहा है तो। 217 है एजेंट राइट ऑफ रिटेनर आउट ऑफ सम्स रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल्स अकाउंट। तो अगर प्रिंसिपल का पैसा एजेंट को कुछ मिला है और एजेंट को भी प्रिंसिपल से पैसा लेना है तो एजेंट उसमें से अपना पैसा रख सकता है। ये बात है 217 में। 218 एजेंट्स ड्यूटी टू पे सम रिसीव फ्रॉम प्रिंसिपल। एजेंट की ड्यूटी है कि प्रिंसिपल का जो भी पैसा उसे मिला है उसे प्रिंसिपल को लौटाना है, ठीक है। थर्ड पार्टी ने एजेंट को प्रिंसिपल के नाम पे पैसा दिया तो प्रिंसिपल को उसे पे करना है। क्लियर? 210 एजेंट लीन ऑन प्रिंसिपल प्रॉपर्टी। एजेंट के पास अगर प्रिंसिपल की कोई प्रॉपर्टी है तो एजेंट अपने लॉफुल कामों के लिए उन प्रॉपर्टी को रख सकता है। एजेंट कह सकता है पहले मेरा फीस हो तभी मैं प्रॉपर्टी दूंगा, ऐसा बोल सकता है। एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अनलॉफुल एक्ट, अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉफुल एक्ट। अगर एजेंट ने कोई लॉफुल एक्ट किया है फिर भी उसको कुछ नुकसान हो गया है तो प्रिंसिपल उसको कॉम्पनसेशन देगा। ये बात 222 में लिखी है। 223 एजेंट टू बी इंडेमनिफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर एजेंट ने कोई काम किया है गुड फेथ में किया है पर वो काम अनलॉफुल था, गलत था, ये बात एजेंट को नहीं पता थी, तो एजेंट प्रिंसिपल से कॉम्पनसेशन ले सकता है। 224 नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर ऑफ एजेंट टू डू क्रिमिनल एक्ट। आप एजेंट को क्रिमिनल एक्ट करने के लिए एम्प्लॉय नहीं कर सकते, ये बात लिखी है 224 में। अगर आपने एजेंट रखा है कोई गलत काम करने के लिए, अनलॉफुल एक्ट करने के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी वैलिड ही नहीं मानी जाएगी, राइट? चलो तो अब हम स्टार्ट करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शंस। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सेक्शन 2 क्लॉज 1 आपका बात करता है बायर के डेफिनेशन। जो बाय करता है, एग्रीज टू बाय करता है, वो बायर होता है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 बात करता है अबाउट डिलीवरी, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, डिलीवरी होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 3 बात करता है डिलीवरेबल स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 2 क्लॉज 4 बात करता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स के बारे में, ऐसे डॉक्यूमेंट जिससे आप दूसरे पर्सन को ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हो, पोजेशन ट्रांसफर कर सकते हो, दैट इज डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। सेक्शन 2 क्लॉज 6 फ्यूचर गुड्स बताता है ऐसे गुड्स जो सेलर एक्वायर करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा बाद में कॉन्ट्रैक्ट के बाद, दैट इज फ्यूचर गुड्स। सेक्शन 2 क्लॉज 7 गुड्स के बारे में बताता है गुड्स इंक्लूड एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी, और ग्लास, स्टॉक, शेयर्स, बाकी सब कुछ गुड्स में आते हैं, ये बात बता रहा है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 इंसॉल्वेंट के बारे में बताता है कि अगर एक पर्सन की एसेट्स लायबिलिटीज से कम है या लायबिलिटीज एसेट्स से ज्यादा है तो वो इंसॉल्वेंट होता है। मर्केंटाइल एजेंट कौन होता है? ऐसा एजेंट जो अपॉइंट किया है बिजनेस को करने के लिए ऑर्डिनरी कोर्स में, जो गुड्स को परचेज, सेल, प्लेज, कंसाइन कुछ भी कर सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज 10 प्राइस के बारे में बात कर रहा है कि भाई प्राइस क्या होता है? प्राइस रेफर्स टू द कंसिडरेशन पेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। प्राइस पार्टली कैश भी हो सकता है, पार्टली गुड्स भी हो सकता है, पूरा गुड्स नहीं हो सकता,
ठीक, मनी हो सकता है। सेक्शन 2 क्लॉज 13 सेलर के बारे में बात करता है, जो सेल करता है सामान को या अग्रीज टू सेल करता है वो सेलर होता है। सेक्शन 2 क्लॉज 14 आपका स्पेसिफिक गुड्स के बारे में बात करता है, जो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, दैट इज स्पेसिफिक गुड्स। सेक्शन 4 सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बारे में बात करता है, ओनरशिप आज जा रही है सेल, ओनरशिप बाद में जाएगी आफ्टर सर्टेन टाइम और फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन एग्रीमेंट टू सेल। सेक्शन 6 आपको बात करता है एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स के बारे में। एग्जिस्टिंग और फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं, इसमें लिखा है गुड्स एग्जिस्टिंग भी हो सकते हैं, फ्यूचर भी हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग में सेल बनता है और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, सेल का कॉन्ट्रैक्ट बनता है, फ्यूचर गुड्स में एग्रीमेंट टू सेल बनता है। 7th में बताया गुड्स पेरिशिंग बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले गुड्स खराब हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। गुड्स सेल का एग्रीमेंट टू सेल बनने के बाद बट सेल होने से पहले अगर पेरिश हो जाते हैं तो भी एग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा, राइट, ये बोला है सेक्शन 8 में। सेक्शन 9 प्राइस के असरटेनमेंट के बारे में बात कर रहा है कि प्राइस आप कैसे असरटेन कर सकते हो। प्राइस आप कॉन्ट्रैक्ट के टाइम असरटेन कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट में उसका तरीका लिख सकते हो, या फिर बोल सकते हो कि हम ड्यूरिंग द कोर्स हम प्राइस डिसाइड करेंगे, ठीक है। सेक्शन 11 कहता है स्टिपुलेशन एज टू टाइम, टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ डिलीवरी, टाइम ऑफ डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, ये बात लिखी है सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 कंडीशन और वारंटी की मीनिंग बताता है। सेक्शन 13 बताता है कब कंडीशन को वारंटी माना जाएगा। तो कंडीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अ कॉन्ट्रैक्ट, जिसके जो पूरी नहीं होगी तो बायर का पर्पज ही फिट हो जाएगा। बायर अगर कंडीशन पूरी ना हो तो बायर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है। वारंटी पूरी ना हो तो बायर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सिर्फ कब कंडीशन को वारंटी माना जाएगा, अगर बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर ले, अगर लॉ की वजह से कंडीशन एक्सक्यूज हो जाए, या फिर बायर खुद ही कहे कि अरे छोड़ो ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानते हैं, या बायर खुद अपनी कंडीशन छोड़ दे। तो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल, अब 4 आपको कंडीशन बताई हैं, आपको ये सारी कंडीशन बताई हैं। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल मतलब इट इज इम्प्लाइड कि सेलर का राइट होना चाहिए, गुड्स होने, सेलर के गुड्स होने चाहिए जो वो बेच रहा है, नहीं तो बायर कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम डैमेजेस। सेल बाय डिस्क्रिप्शन, अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन से बेचे हैं तो इट इज सेलर्स ड्यूटी की गुड्स डिस्क्रिप्शन से मैच होते हो। इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, वैसे तो क्वालिटी और फिटनेस की कोई कंडीशन नहीं होती, पर अगर बायर ने अपना पर्पस बताया है, सेलर पे रिलाई किया है, तो गुड्स मस्ट बी ऑफ सेम क्वालिटी एंड इट शुड फिट द कस्टमर। सेक्शन ये आप कट कर देंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल, अगर सेल सैंपल से हुआ है तो गुड्स सैंपल से मैच होने चाहिए। गुड्स मस्ट बी असर्टेन, अनअसर्टेन गुड्स की प्रॉपर्टी पास नहीं होती है, बस सेक्शन 18 में लिखी है। सेक्शन 19 में लिखा है प्रॉपर्टी पास होगी जब भी इंटेंशन होगा प्रॉपर्टी पास करने का, ओनरशिप पास करने का, तब। सेक्शन 20 में लिखा है स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में तो ओनरशिप इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही पास हो जाएगी। सेक्शन 21 में लिखा है स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में लाने बाकी हैं तो जब डिलीवरेबल स्टेट में आएंगे तो ओनरशिप पास होगी। सेक्शन 22 में लिखा है स्पेसिफिक गुड्स इन अ डिलीवरेबल स्टेट व्हेन सेलर हैज टू डू एनीथिंग टू इन ऑर्डर टू असरटेन द प्राइस, अगर सेलर को प्राइस कैलकुलेट करने के लिए अभी कुछ करना बाकी है तो जब तक वो प्राइस डिसाइड नहीं कर लेता है और बायर को नहीं बताता है तब तक ओनरशिप पास नहीं होगी, ये लिखा है सेक्शन 22 में। सेक्शन 23 अनसर्टेन गुड्स के सेल और एप्रोप्रिएशन के बारे में बताते हैं कि जब तक असर्टेन और एप्रोप्रिएट नहीं हो जाएंगे तब तक ओनरशिप पास नहीं होगी। सेक्शन 24 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गुड्स आपने अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पर बेचा है तो क्या प्रोविजन रहेंगे, जब तक बायर सिग्निफाई नहीं कर देता या फिर टाइम पीरियड ओवर नहीं हो जाता या फिर ऐसा कोई एक्ट नहीं कर देता जिससे हमें लगे कि हाँ उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिया है, तब तक ओनरशिप पास नहीं होती है। सेलर चाहे तो राइट टू रिजर्व डिस्पोजल, राइट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल भी कर सकता है, जो जिससे सामान गया है रेलवे उसकी पर्ची अपने नाम पे कटवा के या बिल ऑफ एक्सचेंज बायर को पर्ची के साथ ही देके बोल सकता है कि पहले कंडीशन पूरी करो, या कोई भी कंडीशन और लगा सकता है गुड्स पे अपने राइट रखने के लिए। नेक्स्ट है रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, रिस्क ओनरशिप के साथ साथ जाती है। प्राइमा फेसी मतलब एक लुक में तो ऐसा ही लगता है, अगर बायर की प्रॉपर्टी है तो बायर का रिस्क, सेलर की प्रॉपर्टी है तो सेलर का रिस्क। पर हाँ अगर बायर या सेलर ने गुड्स को होल्ड किया हुआ है दूसरे के लिए तो अगर वो गुड्स को नेग्लिजेंटली हेल्ड करते हैं और यूज़ करते हैं तो जो भी रिस्क होगा वो उनका रहेगा जिसने नेग्लिजेंटली बिहेव किया है। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 27 सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर, तो सेल बाय नॉन ओनर्स के बारे में यहाँ पे बात हुई है। सेक्शन 28 सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर, इन्हीं के पॉइंट्स है। जॉइंट ओनर्स में से कोई एक अगर पोजेशन में है गुड्स के और बाकी और वो गुड्स को अगर बेच देता है तो सेल वैलिड होती है, थर्ड पार्टी ने अगर गुड फेथ में खरीदा है तो। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स आए और अगर आपने बेच दिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने से पहले तो जिसने गुड्स गुड फेथ में खरीदे उन्हें गुड्स मिल जाएंगे। सेलर और बायर इन पोजेशन आफ्टर सेल, अगर सेल के बाद सेलर या बायर के पास गुड्स का पोजेशन है, ओनरशिप कभी नहीं गई है, ठीक है, तो वो
सेलर या बायर अगर आगे सेल कर देता है तो वैलिड सेल होगी, जिसने गुड्स खरीदे उसे वैलिड टाइटल मिलेगा अगर उसने गुड फेथ में गुड्स खरीदे हैं तो। सेलर और बायर की ड्यूटी क्या है? सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड्स डिलीवर करने के लिए रेडी रहे, बायर की ड्यूटी है कि वो पेमेंट के लिए रेडी रहे। 32 बोल रहा है पेमेंट और डिलीवरी कॉन्करेंट कंडीशंस है, जो हमने ड्यूटी बोली है सेलर और बायर की, तो बायर शुड बी रेडी टू पे एंड सेलर शुड बी रेडी टू डिलीवर, ये साथ साथ पूरा होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए। सेक्शन 33 डिलीवरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 34 पार्ट डिलीवरी के बारे में बात करता है। सेक्शन 33 आप लीव कर देंगे। सेक्शन 34 कह रहा है इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, अगर आधी डिलीवरी हुई है तो ओनरशिप मानी जाएगी, पूरी डिलीवरी की हो गई है, अनलेस सेलर का इंटेंशन कुछ और है। 35 अगर बायर को अप्लाई करना है डिलीवरी के लिए तो बायर को रीजनेबल आवर्स में डिलीवरी मंगवानी है। 36 रूल्स एज टू डिलीवरी, बहुत सारे रूल्स है डिलीवरी के, वो सारे यहाँ पे पढ़ने हैं। सेक्शन 37 है डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, गलत क्वांटिटी चली गई है, ज़्यादा चली गई है, अगर कम क्वांटिटी गई है तो सेलर पूरा रिजेक्ट कर सकता है या जितना है उतना एक्सेप्ट कर सकता है, ज़्यादा चली गई है तो सेलर अपने रख के बाकी बायर अपने रख के बाकी रिजेक्ट कर सकता है, पूरे एक्सेप्ट कर सकता है, पूरे रिजेक्ट भी कर सकता है। पूरे एक्सेप्ट करेगा तो जो एक्स्ट्रा क्वांटिटी आई है उसकी पेमेंट करेगी, और अगर गुड्स मिक्स हो गया है किसी और गुड्स से तो अपने वाले रख के बाकी रिजेक्ट कर सकता है या सारे रिजेक्ट कर सकता है। इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, बायर बाउंड नहीं है इंस्टॉलमेंट डिलीवरी एक्सेप्ट करने के लिए अनलेस अदरवाइज अग्रीड। सेक्शन 39 डिलीवरी टू कैरियर और वॉरफिंगर, अगर आप कैरियर और वॉरफिंगर को डिलीवर कर देते हो तो माना जाता है, प्राइमा फेसी माना जाता है कि बायर को डिलीवर हो गए हैं। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। अगर दूर गुड्स आप भिजवा रहे हो तो किसका रिस्क रहेगा? बायर का रिस्क रहेगा, ये लिखा है सेक्शन 40 में। सेक्शन 41 बायर्स राइट ऑफ एग्जामिनिंग द गुड्स, बायर का राइट है गुड्स को एग्जामिन करने का, अगर अब तक उसे मौका नहीं दिया है तो जब आप डिलीवरी कर रहे हो तब मौका दोगे। सेक्शन 42 बायर का ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करने की, अगर बायर गुड्स को रिजेक्ट करता है तो उसे गुड्स लौटाने नहीं है, वो जस्ट इंटीमेट कर देगा, उतना बहुत है, ये लिखा है सेक्शन 43 में। सेक्शन 44 बायर अगर गलती से लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, अगर बायर गुड्स की डिलीवरी लेने से मना कर देता है विदाउट एनी रीज़न तो क्या अगर सेलर गुड्स को डिलीवर करने के लिए रेडी है पर बायर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा है तो अगर कुछ भी नुकसान होगा तो बायर ही बियर करेगा, इनफैक्ट सेलर का जो भी खर्चा लगेगा वो भी बायर पे करेगा, ये लिखा है। सेक्शन 45 में अनपेड सेलर की डेफिनेशन गिवन है। सेक्शन 46 में राइट्स गिवन है, राइट अगेंस्ट गुड्स, राइट अगेंस्ट बायर। तो एक सेलर्स लीन का राइट होता है, अगर सेलर को पैसे नहीं मिले हैं गुड्स उसके पास ही हैं तो वो लीन लगा सकता है। पार्ट डिलीवरी हो गई है तो बाकी पे लीन लगा सकता है। कब लीन एंड हो जाती है? अगर सेलर ने गुड्स को छोड़ दिया तो लीन एंड हो जाएगी, ठीक है। सेक्शन या फिर बायर ने उसके एजेंट ने डिलीवरी ले ली तो लीन एंड हो जाएगी। सेक्शन 50 राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, सेकेंड राइट है बायर का सेलर का, तो सेलर चाहे तो रास्ते में भी गुड्स को रोक सकता है अगर पता चलता है उसे कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया और गुड्स अभी रास्ते में है। रास्ता किसको बोलते हैं? जब तक बायर के पास नहीं पहुंच जाता, उसके एजेंट के पास नहीं पहुंच जाता, या जब तक बायर या एजेंट ने कोई शिप चार्टर किया उसमें नहीं पहुंच सकता। तो बहुत सारे थे वो पॉइंट्स, वो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट माना जाता है, मतलब जब तक या फिर अगर बायर और सेलर, बायर के पास गुड्स पहुंचा, बायर ने रिजेक्ट कर दिया, उसने वापस से ट्रांजिट में डाल दिया तो भी ट्रांजिट माना जाता है, ठीक। हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इफेक्टेड, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे कर सकते हो? सेलर खुद जाके स्टॉपेज इन ट्रांजिट करा सकता है, फ़ोन पे इन्फॉर्म कर सकता है। सेक्शन 53 है इफेक्ट ऑफ सबसेल और प्लेज मेड बाय बायर, बायर आगे सबसेल या प्लेज करता है तो क्या होगा? विदाउट कंसेंट किया है तो वैलिड नहीं है, विद कंसेंट किया है अगर तो फिर वैलिड है, जो सबसेल बाय बायर है या प्लेज बाय बायर है। या फिर अगर सेलर ने कंसेंट नहीं दी थी पर डॉक्यूमेंट दे दिया था, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, जिसके बेसिस पे आगे बायर ने सबसेल या प्लेज कर दी तो भी वैलिड है। नेक्स्ट है आपका सेल जनरली नॉट रिसाइंडेड बाय लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट, अगर सेलर ने लीन या स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगाया तो इससे सेल कैंसिल नहीं हुई है, बायर चाहे तो पेमेंट करके अपने गुड्स वापस ले सकता है। उसके बाद है सूट फॉर प्राइस, इसका मतलब है राइट अगेंस्ट बायर, अनपेड सेलर का राइट है कि वो बायर को सू कर सकता है प्राइस मांगने के लिए।
अगर बायर ने एक्सेप्ट करने से मना करा है तो डैमेजेस मांग सकता है नॉन एक्सेप्टेंस के। सेक्शन 57 कहता है नॉन डिलीवरी के, अगर सेलर ने गुड्स को डिलीवर नहीं किया है तो ये बायर का राइट है कि वो डैमेजेस मांग सकता है नॉन डिलीवरी के। सेक्शन 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, बायर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए भी कह सकता है सेलर से। सेक्शन 59 रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, ये सब राइट्स ऑफ बायर है, ठीक है, यहाँ से 57 से 60 तक। अगर ब्रीच ऑफ वारंटी हुआ है तो बायर कैन क्लेम डैमेजेस। सेक्शन 60 रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट से पहले अगर सेलर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करता है तो बायर डैमेजेस ले सकता है एज पर एंटिसिपेटरी ब्रीच, ये लिखा है सेक्शन 60 में। और सेक्शन 64 ऑक्शन सेल, नीलामी के रूल्स के बारे में बात करता है कि भाई नीलामी में सेल तभी ट्रांसफर होगी, तभी मानी जाएगी जब फॉल ऑफ हैमर होगा, डिफरेंट लॉट के डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तो बहुत सारे रूल्स हैं आपके ऑक्शन सेल के। तो ये है हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सारे सेक्शंस, राइट। अब मूव करते हैं हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शंस पे। सेक्शन 4 पार्टनरशिप की डेफिनेशन बता रहा है। सेक्शन नंबर 5 पार्टनरशिप बोलता है कि पार्टनरशिप स्टेटस से नहीं बनता है, पार्टनरशिप अग्रीमेंट से बनता है। सेक्शन 6 है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, किन किन तरीकों से आप ये चेक कर सकते हो पार्टनरशिप है कि नहीं है। सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल बताता है, अगर पार्टनरशिप में कोई टाइम डिसाइड नहीं किया तो पार्टनरशिप एट विल है। सेक्शन 8 पर्टिकुलर पार्टनरशिप बताता है, अगर पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए आपने पार्टनरशिप किया तो वो पार्टनरशिप एट पर्टिकुलर पार्टनरशिप है। सेक्शन 9 पार्टनर्स की ड्यूटीज बताता है। सेक्शन नंबर 10 बताता है कि अगर पार्टनर ने कोई फ्रॉड किया तो उसकी ड्यूटी है कि वो कॉम्पनसेट करे फर्म को। सेक्शन 11 बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम, कि कॉन्ट्रैक्ट से पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटी डिटरमाइन होते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। सेक्शन 12 कहता है कंडक्ट ऑफ द बिजनेस चलाने का राइट हर पार्टनर को है अनलेस अदरवाइज अग्रीड। सेक्शन 13 म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स बताता है। सेक्शन 14 बताता है कि फर्म के एसेट्स फर्म की प्रॉपर्टी होते हैं इंक्लूडिंग गुडविल। सेक्शन 15 बताता है कि फर्म की प्रॉपर्टी फर्म के कामों के लिए यूज होगी, बस पार्टनर पर्सनल कामों के लिए यूज नहीं कर सकता। सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न बाय पार्टनर, अगर पार्टनर ने कोई पर्सनल प्रॉफिट कमाया है तो उसे फर्म में लाना होगा, ये लिखा है। सेक्शन 17 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं वो लिखा है। सेक्शन 17 में आफ्टर चेंज इन फर्म में कोई चेंज आता है तो पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या होंगे ये बताया है। सेक्शन 18 बोल रहा है कि पार्टनर फर्म का एजेंट होता है। सेक्शन 19 बात करता है कि पार्टनर की इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है एजेंट के तौर पे। सेक्शन 20 कहता है कि इम्प्लाइड अथॉरिटी को आप बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। नेक्स्ट आपका सेक्शन 21 इमरजेंसी में पार्टनर की अथॉरिटी क्या होगी, तो इमरजेंसी में पार्टनर वो सारे काम कर सकता है जो एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी फर्म को बचाने के लिए करता। मोड ऑफ डूइंग द एक्ट टू बाइंड द फर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्म को कैसे बाइंड कर सकते हैं, पार्टनर फर्म के नाम पे काम करेगा, पार्टनर अपने फर्म का नाम शो करेगा, किसी भी तरीके से शो करेगा कि वो फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, तभी वो फर्म को बाइंड कर पाएगा। नेक्स्ट इफेक्टिव एडमिशंस बाय पार्टनर, अगर पार्टनर को स्टेटमेंट देता है तो क्या माना जाएगा कि पूरी फर्म ने वो स्टेटमेंट दी है। 24 कह रहा है इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, अगर एक्टिंग मतलब एक्टिव पार्टनर को कोई नोटिस दिया है, बात बताई है, तो माना जाएगा पूरी फर्म को बताई हुई है। सेक्शन 25 लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म की क्या पार्टनर की क्या लायबिलिटी होगी फर्म के कामों के लिए, तो जितने टाइम भी वो फर्म में पार्टनर है, जो भी फर्म के नाम से काम हुआ है उसके लिए पार्टनर लायबल रहेगा। लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट ऑफ अ पार्टनर ने अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है ऑर्डिनरी कोर्स में, नॉर्मल काम करते करते गड़बड़ हो गई, फर्म इज लायबल। नेक्स्ट है आपका लायबिलिटी फॉर मिस अप्रोप्रिएशन बाय पार्टनर ने कुछ मिस अप्रोप्रिएट किया है, पैसों की हेराफेरी की है। दो चीजें थी, पार्टनर के पास पैसा आया फिर हेराफेरी हुई है, फर्म के पास पैसा आया फिर हेराफेरी हुई, दोनों में ही फर्म इज लायबल। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, अगर कोई पार्टनर अपनी हरकतों से खुद शो कर रहा है तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बन जाता है। राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स इंटरेस्ट, पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है। ट्रांसफर के क्या क्या राइट होंगे, उसे सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, उसे ना तो बुक्स ऑफ अकाउंट देखने को मिलेगा ना बिजनेस कंडक्ट करने को मिलेगा। सेक्शन 30 वेरी इंपॉर्टेंट, माइनर के बारे में बात करता है, माइनर पार्टनरशिप में आ सकता है फॉर बेनिफिट्स। सेक्शन 31 इंट्रोडक्शन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात करता है। सेक्शन 32 रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के बारे में बात करता है कि जब पार्टनर रिटायर होता है तो फ्यूचर के कामों के लिए लायबल नहीं रहता। सेक्शन 33 एक्सपल्शन, पार्टनर को निकालने के बारे में बात करता है कि अगर पार्टनर को मेजॉरिटी से निकाला है, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था और गुड फेथ में निकाला है, गुड फेथ मतलब फर्म के फायदे के लिए निकाला है और उसे नोटिस दिया था पहले और अपनी बात कहने का मौका दिया था, तभी एक्सपल्शन वैलिड है। पार्टनर की इंसॉल्वेंसी के बारे में बात कर रहे हैं।
पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है तो क्या रूल होते हैं? फर्म चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकती है, फर्म चाहे तो बंद भी हो सकती है। सेक्शन 35 डिसीज पार्टनर की एस्टेट फ्यूचर के कामों के लिए लायबल नहीं होगी, पार्टनर की डेथ के बाद के कामों के लिए, डेट के लिए, ये लिखा है। सेक्शन 36 राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर टू कैरी ऑन कम्पीटिंग बिजनेस, जो पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है वो कंपीटिंग मतलब कंपटीशन वाला बिजनेस, सेम बिजनेस कर सकता है कि नहीं, इसके बारे में लिखा है। सेक्शन 37 राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट, जब पार्टनर फर्म को छोड़ के जाता है, उसकी डेथ हो जाए, वो रिटायर हो जाए और बाकी के पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं जाने वाले पार्टनर का शेयर दिए बिना, तो उसमें पार्टनर्स के क्या राइट होंगे? तो 6% का इंटरेस्ट और प्रोपोर्शनेट कैपिटल का हिसाब से प्रोपोर्शनेट शेयर वो पार्टनर डिमांड कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 38 रेवोकेशन ऑफ कॉन्टिन्यूइंग गारंटी बाय चेंज इन फर्म। तो अगर कॉन्टिन्यूइंग गारंटी दी हुई है और फर्म में कोई चेंज आ जाता है तो कॉन्टिन्यूइंग गारंटी ऑटोमेटिकली रिवोक हो जाती है, ये बात है सेक्शन 38 में। सेक्शन 39 बात करता है फर्म के डिसोल्यूशन के बारे में। डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? सेक्शन 40 अग्रीमेंट से आप डिसोल्यूशन मतलब मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन विदाउट कोर्ट। सेक्शन 40, 41, 42, 43 ये 4 बताते हैं मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाता है अगर फर्म इलीगल हो, अगर बिजनेस इलीगल हो जाए तो। और सेक्शन 42 में अगर कुछ कंटिंजेंसी हैं, कुछ पॉइंट्स थे कि अगर पार्टनर की इंसॉल्वेंसी हो जाए, डेथ हो जाए और इनसेन हो जाए, ये सारे पॉइंट्स थे आपके, तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है। ये सारे पॉइंट्स आपके सेक्शन 42 में है। और सेक्शन 43 में था डिसोल्यूशन ऑफ बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो बाय नोटिस डिसोल्यूशन और बाय डिसोल्यूशन का नोटिस देके फर्म को हम बंद कर सकते हैं। सेक्शन 44 है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कोर्ट के द्वारा डिसोल्यूशन होगा, तो वो पॉइंट्स लिखे थे वहां पे। सेक्शन 45 लायबिलिटी इफेक्ट ऑफ द पार्टनर डन आफ्टर डिसोल्यूशन, जब तक नोटिस नहीं चला जाता, जब तक पार्टनर जो भी फर्म के नाम से काम करेंगे उसके लिए फर्म लायबल होगी, ये लिखा है 45 में। सेक्शन 46 राइट ऑफ पार्टनर्स टू हैव बिजनेस वाउंड अप आफ्टर डिसोल्यूशन, पार्टनर का राइट है कि वो फर्म को स्यू भी कर सकते हैं बिजनेस वाइंड अप कराने के लिए, एसेट बेच के लायबिलिटी पे ऑफ कराने के लिए डिसोल्यूशन के बाद। सेक्शन 47 कॉन्ट्रिंग अथॉरिटी ऑफ पार्टनर फॉर पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के लिए जो भी जरूरी अथॉरिटीज है, जो वाइंडिंग अप के लिए जो भी काम जरूरी है उसके लिए जो भी अथॉरिटी जिसके पास चाहिए वो सब कंटिन्यू रहती है, ये लिखा है सेक्शन 47 में। सेक्शन 48 मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, पार्टनरशिप के अकाउंट्स का सेटलमेंट कैसे होगा, पहले आउटसाइड लायबिलिटी पे होंगी, फिर पार्टनर्स के लोन, फिर पार्टनर्स की कैपिटल, ये सब लिखा है आपको सेक्शन 48 में। सेक्शन 49 पेमेंट ऑफ फर्म डेट सेपरेट डेट, फर्म के एसेट यूज होंगे पहले फर्म की डेट के लिए, फिर सेपरेट पार्टनर के सेपरेट डेट के लिए, और पार्टनर के एसेट यूज होंगे पहले पार्टनर के सेपरेट डेट के लिए, फिर फर्म के डेट के लिए, ये लिखा है सेक्शन 49 में, राइट। तो ये है आपके पार्टनरशिप एक्ट के सारे सेक्शंस। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट डन, पार्टनरशिप डन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्ट पे जो है आपका कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 5 आर्टिकल्स का मीनिंग बताता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी का मीनिंग बताता है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मेंटेन करती है तो जिसपे सिग्निफिकेंट एसोसिएट कंपनी कौन होती है? जिसपे दूसरी कंपनी सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस रख रही है। बेसिकली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% से ज्यादा वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है। सेक्शन 2 क्लॉज 8 ऑथराइज कैपिटल के बारे में बात करता है, रजिस्टर्ड कैपिटल जिससे फर्म रजिस्टर हुई है, कंपनी रजिस्टर हुई है। सेक्शन 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन देता है। सेक्शन 2 क्लॉज 15 कॉल्ड अप कैपिटल की डेफिनेशन देता है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी की डेफिनेशन बताता है, कंपनी वो होती है जो इस एक्ट में पुराने एक्ट में रजिस्टर हुई है। सेक्शन 2 क्लॉज 21 कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की डेफिनेशन देता है कि अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो क्या मीनिंग होता है उसका कि जितनी मेंबर्स ने गारंटी दी है उतने तक की उनकी लायबिलिटी होती है वो। सेक्शन 2 क्लॉज 22 बात करता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जहाँ पे जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होती है वहाँ मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। फॉरेन कंपनी जो इंडिया में बनी है और जो बाहर बनी है और इंडिया में ऑपरेट कर रही है, गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों को मिला के 51 से ज़्यादा शेयर है, नॉट लेस देन 51% है ना। होल्डिंग कंपनी जहाँ पे मोर देन हाफ वोटिंग पावर होल्ड कर रही है दूसरी कंपनी, मतलब जहाँ एक कंपनी दूसरी कंपनी के आधे से ज़्यादा वोटिंग पावर होल्ड करती है तो उसे हम होल्डिंग कंपनी कहते हैं। या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करती है। इशूड कैपिटल जो कंपनी ने इशू करे हैं। लिस्टेड कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है, दैट इज लिस्टेड कंपनी। कुछ सिक्योरिटीज को हम कहते हैं कि आपने लिस्ट कराए हैं तो भी आप लिस्टेड में नहीं आते हो, तो याद करनी है इसकी डेफिनेशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेक्शन 2 क्लॉज 56
सेक्शन 2 क्लॉज 62 1% कंपनी के बारे में बताता है कि जहाँ पे एक ही मेंबर होता है, मिनिमम और मैक्सिमम 1% कंपनी होती है। काफ़ी सारे प्रोविजन हैं इसके। सेक्शन 2 क्लॉज 68 प्राइवेट कंपनी के बारे में बताता है, तो आप ये लर्न कर लेना, ये लर्न कर लेना। सेक्शन 2 क्लॉज 71 पब्लिक कंपनी के बारे में बताता है। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, शेयर्स आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, पब्लिक से पैसा नहीं मंगा सकते हो, नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। अब पब्लिक कंपनी वो होती है जिनमें ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, राइट। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 2 क्लॉज 72 PFI पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो पब्लिक से पैसा लेने का काम करते हैं, ठीक है। बैंक नहीं, पब्लिक, जहाँ पे पब्लिक का फंड्स इन्वॉल्व होता है, दैट इज पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। सेक्शन 2 क्लॉज 84 शेयर, तो पूरी कैपिटल फर्म के छोटे छोटे शेयर्स में डिवाइडेड होती है, ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। सेक्शन 2 क्लॉज 85 स्मॉल कंपनी बताता है, 4 करोड़ से कम है अगर पेड अप शेयर कैपिटल का, और या एंड टर्नओवर 40 करोड़ से कम है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाती है। स्मॉल कंपनी होल्डिंग नहीं, सब्सिडी नहीं हो सकती, सेक्शन 8 नहीं हो सकती, स्पेशल एड कंपनी नहीं हो सकती। सेक्शन 2 क्लॉज 86 सब्सक्राइब कैपिटल, जितना कैपिटल कंपनी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है। सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी कंपनी वो जिसमें होल्डिंग कंपनी मोर देन हाफ वोटिंग पावर या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल कर रही है। सेक्शन 2 क्लॉज 92 अनलिमिटेड कंपनी, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड है ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। सेक्शन 3 कंपनी के फॉर्मेशन के प्रोसेस के बारे में बात करता है, कंपनी कैसे बनती है। सेक्शन 3A की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 5 आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सेक्शन 7 आपका इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी के बारे में डिटेल बताता है। सेक्शन 8 आपका चैरिटेबल, सेक्शन 8 कंपनी चैरिटी वाली कंपनी के बारे में बताता है कि आप लाइसेंस ले सकते हो गवर्नमेंट से। सेक्शन 9 आपका इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन होने के बाद क्या हो जाता है, कंपनी को स्यू कर सकते हैं, कंपनी स्यू कर सकती है, कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है, ये सब लिखा है। सेक्शन 10 इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स के बारे में बता रहा है कि एमओए एओए का इफेक्ट क्या होता है। एमओए कंपनी और आउटसाइडर को बाइंड करता है, और आर्टिकल्स इंटरनल रूल बताता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 43 में बताए हैं। सेक्शन 44 में बताया है कि शेयर मूवेबल प्रॉपर्टी होता है, शेयर्स को आप नॉर्मल एसेट की तरह बेच भी सकते हो। सेक्शन 45 नंबरिंग ऑफ शेयर्स, ये आप छोड़ सकते हो। सेक्शन 455 डॉर्मेंट कंपनी, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऐसी कंपनी जिसमें अभी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, जो फ्यूचर के लिए बनाई है, दैट इज योर डॉर्मेंट कंपनी, ठीक है। तो डॉर्मेंट कंपनी का आप स्टेटस ले सकते हो। अब है बच्चों हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इसमें सेक्शन 4 से स्टार्ट करना है आपको। सेक्शन 4 प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन देता है, तो जब आप कोई अनकंडीशनल प्रॉमिस लिख के देते हो डॉक्यूमेंट पे, दैट इज प्रॉमिसरी नोट, राइटिंग में होता है, साइंड होता है। सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज, अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, ये बताता है। सेक्शन 6 चेक की डेफिनेशन बताता है, चेक इज अ काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन ऑन अ बैंकर। सेक्शन 7 ड्रॉर और ड्रॉई की डेफिनेशन बताता है, जो बिल ड्रॉ करता है, चेक ड्रॉ करता है, दैट इज ड्रॉर, एंड जिस पे ड्रॉ किया जाता है दैट इज ड्रॉई। सेक्शन 8 आपको करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 9 आपको करने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 10 आपको नहीं करना है। सेक्शन 11 इनलैंड इंस्ट्रूमेंट बताता है, जो इंडिया में बना है या फिर और 2 कंडीशन में से कोई एक पूरी कर रहा है, या तो पेबल इन इंडिया है या फिर ड्रॉन ऑन रेजिडेंट इन इंडिया है, वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट होता है। सेक्शन 12 फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बताता है, जो इनलैंड नहीं होता वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट होता है। सेक्शन 13 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन दी है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट 3 होते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक, दैट्स इट। सेक्शन 14 नेगोशिएशन बताता है, नेगोशिएशन आप कर सकते हो बाय वन पार्टी टू अनदर, बाय एंडोर्समेंट और बाय डिलीवरी एंड एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट क्या होता है ये बता रहा है सेक्शन 15। सेक्शन 16 एंडोर्समेंट इन ब्लैंक और एंडोर्समेंट इन फुल के बारे में बताता है। सेक्शन 17 एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट, अगर एक इंस्ट्रूमेंट का पता नहीं लिख पा रहे कि वो बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रॉमिसरी नोट है, तो वो एम्बिगुअस होता है, ये बात बताता है हमें सेक्शन 17। सेक्शन 18 बताता है जहां पे, सॉरी इसको आप काट दोगे, आपको नहीं करना। सेक्शन 19 बताता है अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है तो क्या होगा, मतलब किसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड, तो जिस पर डेट मेंशन नहीं होती। सेक्शन 20 इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट बताता है, जो इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें हम सामने वाली पार्टी को राइट देते हैं कि वो इंटेंडेड अमाउंट तक फिल कर सकता है, और होल्डर इन ड्यू कोर्स इंटेंडेड अमाउंट से ज़्यादा भी रिकवर कर सकता है, पर स्टैम्प ड्यूटी से ज़्यादा रिकवर नहीं कर सकता, ये लिखा है सेक्शन 20 में। 21 आपको नहीं करना है, कट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे, सेक्शन 22 भी नहीं कर रहा है। सेक्शन 46 करना है आपको, डिलीवरी। डिलीवरी कैसे, एंडोर्समेंट भी होना चाहिए, डिलीवरी भी होना चाहिए ना नेगोशिएशन के लिए, तो डिलीवरी का मीनिंग बताया है। नेगोशिएशन बाय डिलीवरी कब होता है, बियरर इंस्ट्रूमेंट के केस में। नेगोशिएशन बाय एंडोर्समेंट का मीनिंग क्या होता है ये बताया है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएट हो सकता है बाय
इसके बाद आपको सीधा करना है सेक्शन 58। इंस्ट्रूमेंट अगर अनलॉफुल मीन से आपने लिया है तो उस पर आपको कोई भी राइट नहीं मिलेगा, ये है सेक्शन 58। सेक्शन 61 प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस, ये आपको लर्न करना है। सेक्शन आपका 62 प्रेजेंटमेंट ऑफ प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट, अगर प्रॉमिसरी नोट फॉर साइट है तो प्रेजेंटमेंट कब करनी है वो आपको याद करना है। सेक्शन 63 ड्रॉइज टाइम फॉर डेलिब्रेशन, ड्रॉई को आप एक्सेप्टेंस का टाइम देंगे 48 आवर्स का, ये लिखा है सेक्शन 63 में। सेक्शन 64 पेमेंट के लिए भी प्रेजेंटमेंट जरूरी होता है, ये लिखा है। बिल ऑफ एक्सचेंज चाहे हो चाहे प्रॉमिसरी नोट हो चाहे चेक हो, तीनों में। 65 में लिखा है आवर्स ऑफ प्रेजेंटमेंट, रीजनेबल वर्किंग आवर में आपको प्रेजेंट कर रहा है। सेक्शन 66 अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल है आफ्टर साइट आफ्टर डेट तो आपको प्रेजेंट करना है आफ्टर साइट आफ्टर डेट ही, जो डेट मेंशन है। नेक्स्ट है 67 अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल बाय इंस्टॉलमेंट है तो हर इंस्टॉलमेंट के 3rd डे पे आपको प्रेजेंट करना है। अगर स्पेसिफाइड प्लेस है और लिखा और कहीं नहीं कर रहा है इंस्ट्रूमेंट तो जहाँ पे भी लिखा वहीं पे आपको प्रेजेंट करना है। सेक्शन 68 और 69 दोनों यही बात बोलते हैं। सेक्शन 70 अगर कोई जगह ही मेंशन नहीं है तो जो आपको ड्रॉअर के मतलब जो भी पर्सन लायबल है उसके प्लेस ऑफ बिजनेस पे आपको प्रेजेंट करना है। और अगर कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं मिलता है तो रेजिडेंस पे, अगर कोई रेजिडेंस प्लेस ऑफ बिजनेस कुछ भी नहीं है तो जहाँ भी पाया जाए वहीं प्रेजेंट कर दो, राइट। ड्रॉअर को चार्ज करने के लिए आपको प्रेजेंटमेंट जरूरी होता है, सेक्शन 72 कहता है। सेक्शन 74 कहता है अगर इंस्ट्रूमेंट पेबल ऑन डिमांड है तो आपको रीजनेबल टाइम पे प्रेजेंट करना है। उसके बाद आपको करना है सेक्शन 76 कहता है कब प्रेजेंटमेंट जरूरी नहीं है, तो काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जब जो पर्सन लायबल है वो खुद ही कहते कि रहने दो प्रेजेंटमेंट मत करो मैं पे कर दूंगा एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट थे। 77 है अगर चेक डिसऑनर हो जाता है और जो बैंकर है वो नेग्लिजेंटली बिहेव करता है उस चेक के साथ तो जो होल्डर है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। सेक्शन 117 रूल्स एज टू कॉम्पनसेशन के बारे में बात करता है, ठीक, नया आया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है सेक्शन 138 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिसऑनर ऑफ चेक, अगर इनसफिशिएंसी फंड्स हो अकाउंट में या फिर चेक बाउंस हो जाए ड्यू टू स्टॉप पेमेंट तो क्या रहता है, डिसऑनर ऑफ चेक ऑफेंस बन जाता है। क्या क्या कंडीशन है वो सब लिखी है। प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ होल्डर, माना जाता है होल्डर ने फॉर कंसिडरेशन ही ये चेक लिया है, ऐसा नहीं है कि उसने चोरी किया, और माना जाता है कि ड्यू डेट से पहले उसने सबमिट कर दिया। सेक्शन 140 कहता है कि आपको अगर आपने कोई चेक लिखा और वो डिसऑनर हो गया तो आपको ये डिफेंस नहीं मिलेगा कि मुझे तो पता ही नहीं था डिसऑनर हो जाता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। ये बात लिखी है सेक्शन 140 में, डिफेंस जो अलाउ नहीं होगा आपको इन केस आप पे सेक्शन 138 लगता है तो। नेक्स्ट आपको करना है 76। तो ये है बच्चों कंप्लीट लिस्ट ऑफ सेक्शंस जो आपको करनी है अपने सीए फाउंडेशन एग्जाम में अगर आप अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो तो। अगेन आई एम रिपीटिंग, ऐसा नहीं है कि आपको सेक्शन मेंशन करना मैंडेटरी है या आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, बट अगर आप सेक्शन मेंशन करते हो तो इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर, आप समझ गए तो टेंशन नहीं लेंगे, कोशिश करेंगे सेक्शंस आपको लर्न हो जाए, आप अपने एग्जाम में लिख पाए। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगी है। बहुत मेहनत लगती है बेटा, बहुत टाइम लगता है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो आज का सेशन मैं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, जय श्री श्याम।